Sale for cash only or return. It may be noted that where the goods have been delivered by a person on sale or return on the terms that goods were to remain the property of the seller till they are paid for, the property therein does not pass to the buyer until the terms are complied with, that is cash is paid for. यहाँ पर सिंपल मीनिंग है, यहाँ पर बोला जा रहा है गुड्स जो सेल कर रहा है, अगर परचेज़र उसका पैसा नहीं दे रहा है तो वो प्रॉपर्टी सेलर का ही रहेगा। ठीक है, प्रॉपर्टी बायर को पास नहीं होगा। अभी एक एग्जांपल से एकदम क्लियर हो जाएगा। अभी A delivered his jewelry to B on sale for cash only or return basis. A B को ज्वेलरी डिलीवर कर दिया है, बोला है सेल पे कि कैश दो या फिर रिटर्न करो। It was expressly provided in the contract that the jewelry shall remain A's property until the price is paid. एग्रीमेंट में साफ साफ लिख दिया गया है कि ज्वेलरी जो है वो ए का प्रॉपर्टी रहेगा जब तक पेमेंट ए को नहीं मिल जाएगा। बिफोर द पेमेंट ऑफ द प्राइस पी प्लेज्ड द ज्वेलरी विद सी। प्राइस पेमेंट नहीं किया और बी क्या किया, सी के पास गिरवी में रख दिया। इट वॉज हेल्ड दैट एट द टाइम ऑफ प्लेज द ओनरशिप वॉज नॉट ट्रांसफर्ड टू बी। तो ये कानूनन ये का मतलब है ना, इसका रिज़ल्ट निकला कि ओनरशिप बी को ट्रांसफ़र नहीं हुआ था क्योंकि वो पेमेंट नहीं किया था। और इस केस में दस द प्लेज वाज नॉट वैलिड। प्लेज जो गिरवी रखा था वो वैलिड नहीं था। ए जो है सी से ज्वेलरी रिकवर कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल। ठीक है, मतलब क्या है कि सेल करने का राइट जो है वो रिज़र्व है। सेक्शन 25 में लिखा है दिस सेक्शन प्रिजर्व्स द राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स टू सिक्योर दैट द प्राइस इज़ पेड बिफोर द प्रॉपर्टी इन गुड्स पासिस टू द बायर। इस सेक्शन में लिखा हुआ है कि मतलब इसका है कि जब तक प्राइस नहीं पे करेगा बायर तब तक गुड्स बायर को पास नहीं होगा। ठीक है, वेयर देयर इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स और वेयर द गुड्स हैव बीन सब्सिक्वेंटली एप्रोप्रिएटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट, द सेलर मे बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और एप्रोप्रिएशन एज द केस में बी रिजर्व द राइट टू डिस्पोज ऑफ द गुड्स until certain conditions have been fulfilled. In such a case, in spite of the fact that the goods have already been delivered to the buyer or to a carrier or other bailee for the purpose of transmitting the same to the buyer, the property therein will not pass to the buyer till the conditions imposed, if any, by the seller has been fulfilled. ये दूसरा पैरा में ये बोला गया है कि अगर एग्रीमेंट में ये बोल दिया मतलब लिखा गया है कि प्रॉपर्टी तभी पास होगा जब लिखा हुआ टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफ़िल होगा। ठीक है, पहला बात। दूसरा बात, अगर गुड्स मतलब मान लो डिलीवर्ड कर दिया है बायर के घर में, लेकिन ओनरशिप पास नहीं होगा जब तक कि उसका टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफ़िल नहीं होगा। ठीक है, अब चाहे गुड्स डिलीवर बायर को हो जाए या कैरियर को हो जाए, मतलब जो सामान माल उठा के लेके जाता है, या कोई अदर बैली अमानतदार मतलब बी के बिहफ में कोई अमानतदार को दे दे, तो भी गुड्स पास नहीं होगा। एग्जाम्पल 10 में देख लीजिए, एक्स सेंड्स फर्नीचर टू अ कंपनी बाय अ ट्रक एंड इंस्ट्रक्ट्स द ड्राइवर नॉट टू डिलीवर द फर्नीचर टू द कंपनी until the payment is made by company to him.
द प्रॉपर्टी पासेज ओनली व्हेन द पेमेंट इज़ मेड। सिंपल सा एग्जांपल था जो कि उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आया होगा तो पूछ लेंगे। अब यहाँ पर ये बोला गया है circumstances under which the right to disposal may be reserved. In the following circumstances, seller is presumed to have reserved the right of disposal. ठीक है, ये सिचुएशन है जहाँ पर सेलर को मान लिया जा रहा है कि वो राइट्स रिजर्व करके रखा है। क्या है? नंबर A1, इफ़ द गुड्स आर शिप्ड or delivered to a railway administration for carriage and by the bill of lading or railway receipt as the case may be, the goods are deliverable to the order of the seller or his agent, then the seller will be prima facie deemed to have reserved to the right of disposal. देखिए, पहला नंबर में जो ये बोला गया है इसका मतलब ये है ना कि गुड्स मान लीजिए सेलर बाय शिप भेजे या बाय रेलवे भेजे, ठीक है, तो से वो गुड्स उस वक्त तक डिलीवर नहीं होगा जब तक सेलर ऑर्डर नहीं देगा, सेलर या सेलर का एजेंट। तो ये राइट मान लिया जाता है कि प्रिजर्व्ड है, पहले से रिजर्व्ड है। दूसरा नंबर पॉइंट है where the seller draws a bill on the buyer for the price and sends to him the bill of exchange together with the bill of lading or as the case may be the railway receipt to secure acceptance or payment thereof. The buyer must return the bill of lading if he does not accept or pay the bill. यहाँ पर क्या है कि सेलर जैसे कि बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करके भेजा है और वहाँ पर उसमें लिख दिया है, बिल ऑफ लेडिंग बिल भी दिया है कि या तो पेमेंट करे या बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करे और हमको वापस करे अगर लेना है तो, ठीक है, नहीं तो बिल ऑफ लेडिंग वापस कर दें। ठीक है, यहाँ पर फिर लिखा है एंड इफ़ ही रॉन्गफुली रिटेन्स द बिल ऑफ लेडिंग और द रेलवे रिसीट द प्रॉपर्टी इन द गुड्स डज नॉट पास टू हिम। अगर वो गलती से भी उसका कागज़ रखा है तो प्रॉपर्टी पास नहीं होगा। इट शुड बी नोटेड दैट सेक्शन 25 डील्स विथ कंडीशनल एप्रोप्रिएशन एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अनकंडीशनल एप्रोप्रिएशन डील्ट विद। देखिए, ये यहाँ पर सेक्शन 26 है, रिस्क प्राइमा फेसी पासेज विथ प्रॉपर्टी। पहला पैरा में ये लिख दिया गया है साफ साफ ये लिखा गया है पहला पैराग्राफ में कि प्रॉपर्टी जिसके मतलब सेलर के पास है तो उसका रिस्क रहेगा, और अगर बायर के पास गुड्स है, ट्रांसफर्ड अगर बायर को हो गया प्रॉपर्टी। देखिए, एक चीज़ बताते रहे, डिलीवरी करना एक अलग चीज़ होता है और ट्रांसफर्ड हो जाना मतलब उसके नाम पे ट्रांसफर्ड हो जाना, ठीक है, तब यहाँ पर वो ओनर हो गया गुड्स का। अब कुछ भी गुड्स होगा वो बायर का रिस्क होगा, पहला पैराग्राफ का। दूसरा में ये लिखा हुआ है कि अगर गुड्स जो है गुड्स डीले करने की वजह से अगर कुछ भी उसमें ख़राबी होता है, ठीक है, और डीले जिसके वजह से होगा, चाहे बायर के वजह से होगा तो वो उसका ज़िम्मेदार होगा, और सेलर के वजह से अगर हुआ तो वो उसका ज़िम्मेदार होगा। ठीक है, सेकंड पैराग्राफ जो है मतलब गुड्स का डिलीवरी करने में, मतलब सेलर से बायर के पास डिलीवरी होता है तो
तो उसको डिलीवर करने में डिले कर दिया। अब उसका वजह चाहे बायर हो या सेलर हो, ठीक है, जो उसका ज़िम्मेदार होगा उसी का रिस्क होगा, वही उसका भरपाई करेगा। और ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में क्या है कि बायर का ही रिस्क होता है जब प्रॉपर्टी उसके नाम पे पास हो गया। लेकिन कभी कभी स्पेशल एग्रीमेंट अगर बनाना चाहे वो कि हाँ भाई अभी आपके नाम पे ट्रांसफ़र कर दिए हैं, हम बायर को बोल दिए, सेलर जैसे बायर को बोल दिया अभी हम ट्रांसफ़र कर दिए आपके नाम पे, लेकिन बायर बोलेगा कि आप मेरे नाम पे कर तो दिए हैं लेकिन मेरा रिस्क 3 महीना के बाद होगा। वो लोग एग्रीमेंट में पहले बना लेगा तब ऐसा कुछ होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। ठीक है, इस एग्ज़ाम्पल में वही चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, एक एंटिक पेंटिंग है, उसका बिड हुआ। ठीक है, बिड हुआ तो ऑक्शनर जो था, जो हेड होता है, हैमर को मारता है ना, तो वो गलती से हैमर जो है उसका एंटिक पेंटिंग में लग गया। ठीक है, अब वो पेंटिंग मतलब ख़राब हो गया, तो वो जो रिस्क है वो सेलर का होगा क्योंकि अभी प्रॉपर्टी पास नहीं हुआ था। ठीक है, यहाँ पर 2 कंडीशंस लिखा हुआ है जो ऊपर में समझाया हुआ है, उसी को समरी में पहले तो बता चुके हैं। दूसरा ये है, दूसरा वाला जो है ये बता दे रहे हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है द ड्यूटीज़ एंड लायबिलिटीज़ ऑफ द सेलर और द बायर एज बेली ऑफ गुड्स फॉर द अदर पार्टी रिमेन अनइफेक्टेड इवन व्हेन द रिस्क हैज़ पास्ड जनरली। देखिए, ये जो दूसरा नंबर जो पॉइंट का लाइन है वो आपको इस एग्ज़ाम्पल से एकदम क्लियर हो जाएगा। जो यहाँ पर एग्ज़ाम्पल है, ए बी से कॉन्ट्रैक्ट किया था 100 बेल्स कॉटन का बेचने के लिए। बी क्या किया, कुछ पार्ट लिया डिलीवरी और कुछ पार्ट वो भूल गया लेने का। तो यहाँ ये जो सेकंड नंबर पॉइंट पढ़े ना, उसी का एग्जांपल है समझाने के लिए। तो भूल गया तो कॉटन जो है अब अनफिट हो गया यूज़ करने में। तो यहाँ पर सेलर लायबल नहीं है, सेलर के पास रखा हुआ है, यहाँ पर लायबल होगा बायर। ठीक है, सेलर के पास, सेलर एज ए बेली अमानतदार के तौर पे उसको रखा है, लेकिन बी के डिफ़ॉल्ट मतलब उसके गलती के वजह से वो ख़राब हुआ है। तो यहाँ पर बायर रिस्पॉन्सिबल है इसका। ठीक है, अगर कुछ भी पूछना होगा तो पूछ लेना मुझसे।